हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप थंबनेल में जैसा कि देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित है। बच्चों, मॉडल पेपर से लिए गए कुछ प्रश्नों का कलेक्शन है। बच्चों, विज्ञान का सब्जेक्ट है। बच्चों, पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती रहेंगी। बच्चों बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत समय तक बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। और जाने से पहले कहेंगे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस कर लें। साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। फटाफट सेशन को शेयर कर दे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नियम नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। देखिए, गोलीय दर्पण के द्वारा परिवर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चों, क्या है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा देखिएगा बच्चों, मूल बिंदु के दाएं ओर दूरियां धनात्मक जबकि मूल बिंदु के बाएं ओर ऋणात्मक मानी जाती है। चौथा देखिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिएगा बच्चों। पांचवा प्रश्न है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ये बच्चों फर्स्ट का। तो ये था बच्चों पहला का। और बच्चों कॉपी कलम लेके बैठे, हर एक क्वेश्चन को नोट्स करते चले। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज। देखिए, समांतर जो बच्चों सीधा सीधा लाइट में चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलने वाली रेखा को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अपसारी और अभिसारी जो किरण फैल जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाए सभी दिशा में, वो आपका कौन सा हो गया बच्चों, तो वो हो गया अभिसारी। ठीक है, और अपसारी बच्चों जो कहीं एक सोर्स से आकर किसी एक बिंदु पर मिले लाइट, ठीक है, वो आपका हो गया अभिसारी। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों प्रकाश पुंज। चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न बच्चों। तीसरा प्रश्न है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर सुनिएगा बच्चों। कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये था तीसरा प्रश्न। चलिए बच्चों चौथा प्रश्न चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों। चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे अथवा अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। देखिए, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग है जो निम्नलिखित हैं। पहला बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिएगा, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिएगा, सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, चौथा देखिएगा बच्चों, दंत चिकित्सक, ये रोगी, विशेष रोगी के पास, मैंने जो डॉक्टर लोग दांत वगैरह का जांच करते हैं ना, उनके पास अवतल दर्पण का लेंस जो होता है वो पाया जाता है, उनका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च और डॉक्टर के, चिकित्सक वगैरह के पास जो लेंस होते हैं, सेविंग हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था चौथा। पांचवा प्रश्न देखिएगा बच्चों। पांचवा प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। बच्चों, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु के प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु का साइज दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। ये था बच्चों पांचवा प्रश्न। चलिए छठा प्रश्न देखिएगा बच्चों। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। देखिए, जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबोया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, वैसे ही लंब से परे मुड़ जाती है, जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ लगता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
सातवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न है विसरित प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है। मतलब विसरित प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, आंसर सुनिएगा। जब प्रकाश की किरणें ऐसे तल से टकराती है जो असमतल पर खुरदरा होता है तो प्रकाश की किरणों का एक बड़ा भाग तल से टकराकर फैल जाता है, इसे विसरित प्रवर्तन कहते हैं। पुस्तक को पढ़ते, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखते समय विसरित प्रवर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। ये है बच्चों सातवां नंबर प्रश्न। आठवां देखिएगा बच्चों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जब तारे, आंसर सुनिएगा, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता। इसके आंखों तक नहीं पहुंचता, इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और बच्चों तारे दिन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बस सूरज के प्रकाश के किरणों के कारण वो छिप जाते हैं। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। बच्चों आंसर सुनिएगा, समंजन के कारण सामान्य नेत्र अभिनेत्र लेंस विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को प्रतिबिंब समान रेटिना पर बनाते हैं, इसलिए नेत्र प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। ये था बच्चों 9 नंबर प्रश्न। चलिए 10 नंबर देखिएगा बच्चों, 10 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर सुनिएगा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये तो बच्चों 10 नंबर का आंसर। चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों। थोड़ा सा लॉजिकली वाला प्रश्न बच्चों, मस्त प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर बच्चों, मानव जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नहीं है, जो निकट दृष्टि दोष का नहीं है, उसका दूरस्थ बिंदु सामान्यतया अनंत पर होता है। जब समांतर किरणों दूर की वस्तु से रेटिना पर बिना चश्मे के फोकस होती है, ऐसा व्यक्ति यदि चश्मे के साथ आकाश में देखेगा तो उत्तल लेंस से समांतर किरण रेटिना से पहले फोकस हो जाएगी, अभिसरण से यह धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। इस कारण दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करते हैं। ये था बच्चों 11 नंबर प्रश्न। 12 नंबर देखिएगा बच्चों, जल संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। बच्चों देखिए, जल संरक्षण के दो उपाय निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं द्वारा। दूसरा, वर्षा के जल का हार्वेस्टिंग। तीसरा, वाहित मल का उपचार। चौथा, उर्वरक का सही उपयोग आदि। ठीक है बच्चों, ये है जल संरक्षण के उपयोग, मतलब जल का बचाने का उपयोग। ठीक है बच्चों। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। तो आंसर सुनिएगा बच्चों, लगातार बाघों की घटती संख्या को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना की शुरुआत की है। इस सुरक्षा परियोजना के फलस्वरूप लगातार भारतीय वनों में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज बाघों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण इन बाघों को एक उचित विस्तृत वन क्षेत्र नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए वनों के विस्तार और विकास के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि इन स्वच्छंद बाघ को मुक्त स्वतंत्र विस्तृत वातावरण मिल सके। बाघ संरक्षण योजना को 1973 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये है बच्चों 13 नंबर का आंसर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, तो क्या होगा यदि वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाए। CO2 मतलब समझते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों,
देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रभाव क्या होगा? पहला बच्चों, फसल पैदावार के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, मानसून वर्षा का समय बदल जाएगा। तीसरा, हिमपिंड ध्रुवों पर पिघलने लगेंगे तथा पृथ्वी के निम्न धरातल वाला क्षेत्र बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाएगा। ये था बच्चों 14 नंबर का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा बच्चों, वनों के कटने से क्या हानि होता है? ठीक है बच्चों, देखिएगा आंसर, सुनिएगा प्यारे बच्चों। यदि वृक्ष के कटने की दर उनकी वृद्धि से अधिक हो तो वृक्षों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। वृक्ष वाष्पन की क्रिया से बड़ी मात्रा में जल मुक्त करते हैं। इससे वर्षा वाले बादल आसानी से बनते हैं। जब वन कम हो जाते हैं तब उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इससे वृक्ष कम संख्या में उग पाते हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र आरंभ हो जाता है और वह क्षेत्र रेगिस्तान भी बन सकता है। वृक्ष के बहुत अधिक मात्रा में कटने से जैव पदार्थों से समृद्ध मिट्टी की सबसे ऊपरी परत वर्षा के पानी के साथ बहकर लुप्त होने लगती है। ये था बच्चों 15 नंबर का आंसर। चलिए 16 नंबर देखते हैं बच्चों। 16 नंबर प्रश्न क्या है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो आंसर सुनिएगा बच्चों। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। ये था बच्चों 16 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिएगा बच्चों। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो आंसर सुनिएगा। आप अपने वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी और मध्य उंगली धारा के प्रवाह को दिशा बताएगी और अंगूठा के चालक की दिशा को प्रभावित करेगी। समझ गए बच्चों? अंगूठा किसको? तो चालक की दिशा को। ठीक है, और मध्य उंगली जो है बच्चों धारा। ठीक है, और तर्जनी जो है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, चलिए आपको मैं बता दूं कि अंगूठा जो इस टाइप का होता है अंगूठा, ये जो होता है ये तर्जनी, ये हो गया मिडिल फिंगर। एक बार यहाँ से मैं करके बताऊंगा ताकि आपको, ये हो गया बच्चों अंगूठा, ये हो गया तर्जनी, ये हो गया मिडिल फिंगर। तो ये जो है ना आपको ये अंगूठा जिस टाइप ऐसे करके हाथ होता है ना बच्चों हम लोग का, तो ये जो अंगूठा हो गया ना बच्चों, ये क्या दर्शा रहा है? ये आपको क्या, तो यहाँ पे लिखा होगा बच्चों मध्य धारा बच्चों। एक सेकंड बच्चों, ये देखिए बच्चों अंगूठा जो है ना प्यारे बच्चों, अंगूठा आपको चालक की दिशा बता रही है। और जो तर्जनी यानी कि ये वाली जो है ना बच्चों, ये वाली ये चुंबकीय क्षेत्र, और मध्य उंगली बच्चों ये धारा का प्रवाह बता रही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। 18 नंबर देखिएगा बच्चों। 18 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो ये सबको बता देगा, एम्पियर होता है। लेकिन विद्युत धारा क्या है इसे समझिए। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर ही होता है। और विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। उम्मीद है आपको 18 नंबर समझ में आ गया होगा। 19 नंबर चलिए बच्चों। 19 नंबर प्रश्न, विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? उम्मीद है बच्चों ये आंसर भी आप अच्छे से समझिएगा। देखिए विद्युत फ्यूज, यह फ्यूज बहुत कम गलनांक के पदार्थ का एक छोटा तार होता है जिसे विद्युत परिपथ से सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब अतिभारण अथवा लघुपतन के कारण विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता का विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब हाई वोल्टेज आ जाए, तो फ्यूज गल जाता है और जिससे फ्यूज उड़ जाना कहते हैं और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। यानी विद्युत जो है वो टूट जाता है, विद्युत परिपथ का रास्ता भंग हो जाता है। विद्युत फ्यूज से मिश्र धातु और सीसा टीन का बना होता है और ये जब टूट जाता है तो हमारे कई सारे घर के उपकरण, टीवी, कूलर, पंखा, एसी सब जलने से बच जाते हैं। ठीक है बच्चों। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है बच्चों 20 नंबर कि शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आंसर सुनिएगा बच्चों।
शॉर्ट सर्किट किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाह हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। हानियां सुनिएगा बच्चों। हानियां देखिए, प्रतिरोध कम होने के कारण तार अत्यधिक गर्म हो जाती है और उनके ऊपर चढ़ा रोधी पदार्थ जल जाता है। ये था पहला बच्चों। दूसरा देखिएगा, तारों के ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाने से तारें नंगी हो जाती है, जिससे विद्युत शॉक लग सकता है। तीसरा देखिएगा बच्चों, विद्युत उपकरण बेकार हो सकते हैं, हो गया। चौथा देखिएगा, घरों में, दुकानों में आदि में आग लग सकती है। ठीक है बच्चों। पांचवा देखिएगा, पांचवा क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो ये थे बच्चों शॉर्ट सर्किट के आंसर और इसकी हानियां। उम्मीद है बच्चों आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का हमारा किया हुआ मेहनत आप सभी प्यारे बच्चों को पसंद आएगा। और पसंद आएगा बच्चों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइए कि आप सभी को हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तब तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मन लगा कर पढ़ें और खूब मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खुद का भी नाम रोशन करें और खूब आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।